तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। शालिनी, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सूरजमुखी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। फालसा की खेती के लाभ पर विशेष प्रस्तुति। गन्ना की फसल में कीट नियंत्रण उपाय। किसान भाइयों, फालसा की बागवानी राज्य में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। इसका प्रमुख कारण है बहुत से किसानों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन जो किसान भाई इसकी बागवानी कर रहे हैं उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। तो जो किसान इसकी बागवानी लगाना चाहते हैं तो इस फल की उपयोगिता, महत्व और बागवानी आदि बिंदुओं पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन कटियार। किसान भाइयों, आज हम आपको एक नए प्रकार के फल से परिचय करवाते हैं। इस फल का नाम है फालसा। जहाँ तक इसके बाजार भाव की बात है, हमने आपको बताया कम से कम बाजार में 100 रुपए किलो से ऊपर ही ये बिकता है। जहाँ तक इस फल की खेती की बात है किसान भाइयों, हमारे विशेष रूप से बुंदेलखंड में जहाँ पे राकर मिट्टी है, जहाँ बहुत गहराई में जाके पत्थर भी होते हैं, हम इसकी खेती वहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी है कि जैसे हम बेर खाते हैं, ये बिल्कुल जैसे झरबेरी का बेर होता है, इसकी गुठली इतनी सॉफ्ट होती है कि आप फल को मैं गुठली सहित खा ली। अगर रस भी निकालना है तो मैं गुठली के निकाल लीजिए। इसकी चूँकि औषधीय वैल्यू है। इस पौधे की तैयारी की बात करते हैं तो मैंने कहा कि अभी हम इसके पौधे बीज से ही तैयार कर लेते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं है कि बहुत सारा वेरिएशन इसमें पैदा हो। जैसे हमारी सरबती वैरायटी है, सरबती का बीज इकट्ठा कर लेते हैं, बीज निकाल करके उसको पानी में उपचारित करके बुआई कर लेते हैं। जिस समय पौधा तैयार हो जाता है और पौधे का आकार लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है, 1 फुट के आकार का हो जाता है, उस समय हम इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पूर्व हम पहले उसका लेआउट प्लान बना लेते हैं। एक पूरे खेत को समतल कर लेते हैं, चारों तरफ मेड़बंदी कर लेते हैं और 2 मीटर की दूरी पे इसके पौधों की हम रोपाई कर देते हैं। कम से कम 60 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। बराबर लंबाई और बराबर पौधे की दूरी और बराबर पंख से पंख की दूरी को मानते हुए 60-60 सेंटीमीटर के गहरे गड्ढे खोद लेते हैं। गड्ढे में बराबर गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर उसको भर देते हैं। इसके बाद सिंचाई कर देते हैं और पौधे प्राप्त करके, पौधे पिंडी में रहते हैं, प्लास्टिक की थैली में रहते हैं। प्लास्टिक की थैली को हम काट देते हैं, प्लास्टिक को हटाकर बीचों बीच गड्ढे के सेंटर में इसके पौधों की रोपाई कर देते हैं। अच्छी वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाए। पोषक तत्वों में गोबर की खाद, रासायनिक खाद प्लस सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण भी दिया जाता है।
एक विशेष ध्यान देने की चीज़ है, फालसा की काट छाट दिसंबर के महीने में कर दिया जाता है। ज़मीन से 1 फुट 1.5 फुट की ऊंचाई छोड़कर पूरे पौधे के जितने भी प्रमुख सूट्स हैं उन सारे सूट्स को हम काट देते हैं। आगे शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं और लगभग फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों में फालसा में इतना ज़्यादा फल लगता है, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और कम से कम एक पेड़ से आपको 5 से 7 किलो फालसा प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप फालसा की खेती को थोड़े थोड़े क्षेत्रफल में बढ़ाने का प्रयास करिए। खरीफ मौसम में हरियाणा प्रदेश के कुछ हिस्सों में सूरजमुखी की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। तो जो किसान भाई सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेंद्र गुप्ता। इस समय सूरजमुखी का समय, बुवाई का समय चल रहा है। खेत की जो तैयारी है तो ऐसे में पहले एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना अति आवश्यक है और उसके बाद 2-3 जुताइयाँ जैसे हम आपको पहले ही बता चुके, देसी हल से या कल्टीवेटर से करने के उपरांत पाटा लगाएं और नमी की पर्याप्त मात्रा का निश्चित करने के उपरांत ही बीज की बुवाई करें। तो बीज की बुवाई से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें। ऐसे में 2 तरीके की प्रजातियां इस समय मार्केट में और हमारे जो कृषि विज्ञान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। संकुल किस्म की जो प्रजातियां हैं, कंपोजिट प्रजाति जिनको कहते हैं, उनमें सूर्या और मॉडर्न 2 प्रजातियां बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं जिनका आप उत्पादन कर सकते हैं अगर आपके पास बीज उपलब्ध है। अन्यथा संकर प्रजातियों का उत्पादन करने के लिए KBSH1 और MSH 3322 और MSF 17 जो प्रजातियां हैं उनको आप जो है लेकर के किसी भी प्रजाति का बीज मिल जाए। ये चारों संकर प्रजातियां बहुत ही अच्छी उत्पादन देने की क्षमता वाली प्रजातियां हैं। बीज की जो मात्रा होगी वो हमारे संकर प्रजातियों में 5 से 6 किलोग्राम और संकुल प्रजातियों में 12 से 15 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुवाई करेंगे। बीज को बोने से 12 घंटे पहले आप इसको भिगो दें पानी, और भिगोने के बाद साए में 4 घंटे सुखाने के उपरांत ही अगर बीज की बुवाई करेंगे तो जमाव शीघ्र होगा और अच्छा होगा। बीज शोधन करके ही बोएं। बीज का शोधन जो है 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम या 3 ग्राम थीरम से या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका शोधित करें कि हम कितना फर्टिलाइजर, कितना उर्वरक का प्रयोग करें जिससे हमारे फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो इसके लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता है। साथ ही साथ अच्छे उत्पादन और उत्पादित सूरजमुखी में अच्छे तेल की मात्रा के लिए हम 200 किलोग्राम जिप्सम की भी अगर संस्तुति की जाती है बुवाई करते समय, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा ही पोटास की और जिप्सम की पूरी मात्रा आपको बुवाई के समय बेसल के रूप में कूण के नीचे, बीज के नीचे डालना है। शेष मात्रा आप जो है आधी शेष मात्रा जो है 35 से 40 दिन बाद आप दूसरी जब निकाई कर रहे हैं तो उस समय आपको ऊपर से छिड़क कर देनी है। बुवाई आपको जो है 45 सेंटीमीटर के कूणों में 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर आप बुवाई करेंगे। जिंक की कमी वाले खेतों में प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। यदि रासायनिक खरपतवार नाशी करना है तो बुवाई के 2 से 3 दिन बाद पेंडामेथिलिन 30 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तथा यदि यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो बुवाई के 15 से 20 दिन के बाद प्रथम निराई गुड़ाई तथा दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करना चाहिए। साथ ही जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए। विरलीकरण। बुआई के समय 15 से 20 दिनों बाद सिंचाई से पहले फालतू पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास कर दें।
इस प्रकार से किसान भाई हमारे जो है उत्पादन बताई हुई तकनीकी से जो करेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छे उत्पादन के साथ साथ उनको भरपूर फायदा होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और फसल में निराई गुड़ाई का काम तेजी से चल रहा है। किसान भाइयों, इन्हीं अवस्थाओं पर फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके उचित नियंत्रण को अगर ध्यान में आप रखें तो लाभ होगा। लेकिन ये कैसे संभव है, जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रेशु सिंह से। किसान भाइयों, अभी के समय में जो हमारी गन्ने में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं, उनकी अगर बात करें तो दीमक की समस्या बहुत अधिक दिखाई देती है इस समय में, क्योंकि बरसात से पहले सूखे का मौसम जब होता है तो दीमक फसल में बहुत ज़्यादा प्रकोप करती है। तो उस अवस्था में किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवाई का 20 EC का दवाई का 3 से लेकर 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इस दवाई को लगाने के लिए किसान भाइयों 2 या 3 तरीके हैं। आप चाहे तो इसे रेते के साथ मिलाकर अपने खेत में बिखेर दीजिए, तत्पश्चात खेत में पानी लगा दीजिए। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो कांच की बोतल में दवाई को भर के जहाँ से आपका पानी खेत में जा रहा है नाले से, उसके ऊपर बोतल को लटका दें और तो बूंद बूंद दवाई पानी के अंदर जाती रहेगी। इस तरह से दवाई खेत में पहुँचने से दीमक की रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो बिवेरिया बेसियाना नाम का जैविक माध्यम उपलब्ध है। इसको गोबर की सड़ी खाद के साथ मिलाकर एकड़ के लिए 2 किलोग्राम मात्रा 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर रखने से और उसके बाद खेत में प्रयोग करने से दीमक की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसी प्रकार किसान भाइयों, सफ़ेद गिडार की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में सफ़ेद गिडार का प्रकोप बढ़ रहा है। यदि इस तरह की कोई भी समस्या हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रही है तो लक्षणों को पहचानने के लिए किसान भाई आप देखें कि आपके खेत के अंदर जो गन्ने के सामान्य पौधे हैं उनसे कुछ पौधे छोटे आकार में दिखाई देंगे, उनमें आपको किल्ले ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे और वो पौधे आपको बीच से सूखते हुए नजर आएंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो अपने पौधों को उखाड़ कर देखिए, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जड़ कटी हुई मिलेगी आपको। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जड़ के पास वाला भाग जो है मिट्टी का, आप उसे खोद कर देखेंगे तो सफ़ेद रंग की गिडार उसमें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाई, यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको अपने खेत में दिखाई दे रही है तो आप कोशिश करें कि प्रकाश प्रपंच, जिसे लाइट ट्रैप कहते हैं, उन्हें अपने खेतों में लगाएं। इस प्रकार से आप इस सफ़ेद गिडार के जो वयस्क हैं उनको पकड़ सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाई देखेंगे कि जहाँ नीम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ के पास में सफ़ेद गिडार के वयस्क बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यदि इस प्रकार से काले रंग के वयस्क आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप वहाँ पर भी दवाइयों का या कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवाई का 3 से 4 लीटर मात्रा 20 EC क्लोरोपाइरीफॉस को आप प्रयोग करके भी सफ़ेद कीड़ार से काफ़ी हद तक बचाव पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर कीड़े की बात करें तो जो हमारा चोटी बेधक है, इस समय पर उसका बहुत अधिक प्रकोप पाया जाता है। यदि ये कीड़ा आपको दिखाई दे रहा है तो इसका लक्षण पहचानने के लिए किसान भाई देखें कि हमारी जो गन्ने की गोब होती है उस जगह पे सूखी हुई नज़र आती है और वहाँ से कई किल्ले फूटते हुए नज़र आते हैं, जैसे बहुत सारी शाखाएं एक साथ फूट गई हैं। यदि ये आपको दिखाई देता है तो किसान भाई छिड़काव के लिए चाहें तो कोराजन नाम की दवाई बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के दर से प्रयोग कर सकते हैं। इस कीट का प्रकोप होने पर खास सावधानी की बात यह है कि जो भी यूरिया है जैसे नाइट्रोजन वाली खाद, इसका प्रयोग किसान भाई कुछ समय के लिए रोक दें जब तक कि दवाई का प्रयोग ना कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों जो गन्ने की फसल में समस्या आ सकती है वो है पायरिला नाम का कीड़ा। इसे आप देखेंगे कि भूरे रंग का फुदके जैसा कीड़ा होता है जिसके आगे की तरफ चोंच निकली रहती है। यदि ऐसा कीड़ा आपको अपने खेत में दिखाई दे रहा है तो बचाव के माध्यमों का किसान भाइयों को तुरंत प्रयोग करना चाहिए। इससे ये कीड़ा नुकसान कैसे पहुंचाता है फसल को, ये नुकसान पहुंचाने के लिए पत्तियों से, गन्ने की पत्तियों से रस चूसता है और इसके अलावा जो इसका मल होता है कीड़े का, उसे पत्तियों के ऊपर ये त्याग करता है। तो जो जिस स्थान पर इसका मल पड़ेगा उसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे स्थानों पर फफूंदी, काले रंग की फफूंदी उगाती है। इससे पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। इस प्रकार से किसान भाई ये 2 प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाता है। एक तो फसल का रस चूसता है, दूसरा उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों की प्रभावित होती है, तो फसल की बढ़वार और जो हमारी पैदावार है वो घट जाती है। यदि ये कीड़ा किसान भाई आपको दिखाई दे रहा है तो आप इमिडाक्लोरपिड 17.8% SL का प्रयोग करीबन 180 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेटाराइजियम एनिसोप्ली नाम का जैविक माध्यम भी उपलब्ध है। इसका यदि किसान भाई छिड़काव करना चाहते हैं पायरिला कीट के विरुद्ध तो इसकी 2 किलोग्राम मात्रा एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसकी वृद्धि की अवस्था के हिसाब से करीबन 10 टंकी पानी 1 एकड़ के लिए लगाना चाहिए और इस तरह से पायरिला कीट का रोकथाम हो जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अक्सर ये देखा जाता है कि फार्म के चारों तरफ बड़ी बड़ी घास और जहाँ भी गड्ढे रहते हैं उसमें बरसात का पानी भर जाता है। घास में, गड्ढों के पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के लार्वे, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप सा आ जाता है जो कि मुर्गियों में भी उत्पादन क्षमता और उसमें असर करते हैं। साथ ही जो दूसरी परेशानियां आती हैं वो आती हैं, एक नमी का वातावरण बन जाता है और मुर्गियों फ्री रेंज पद्धति में, चारण पद्धति में पालते हैं खुले, उसमें व्यवस्थित रूप में मुर्गी डीप लेटर पद्धति में मुर्गी पालन करते हैं जिसमें बिछावन का प्रयोग किया जाता है। बारिश में नमी के कारण ये अक्सर गीला हो जाता है और जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है,
लिटर मटेरियल में बिछावन में, तो ये मुर्गियों में कई बीमारियों को जन्म देता है। अतः किसान भाइयों को मुर्गी घरों में जो लिटर है उसमें ये ध्यान रखें ज़्यादा नमी ना हो पाए। लीटर को बराबर उलटते पलटते रहते हैं कि सूखा रहे कुन्नी, उसमें चूना हुआ बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, या अगर गीला फिर भी हो जाए तो कुन्नी को फिर बदल देते हैं। जो छप्पर है, जो एस्बेस्टस शीट है, बारिश के पूर्व यदि कोई टूटी है एस्बेस्टस शीट खराब है तो उसको बदल दें, नहीं तो उनके जितने भी छिद्र हैं उनको उचित रूप से बंद करें। दूसरा जो सबसे कारगर उपाय है कि जो जालियां हैं जहां से हवा का आवागमन होता है, तो पहले ही जब एक मुर्गी पालक घर बनाता है तो छज्जे को 4 फीट बढ़ा देना चाहिए छप्पर से नीचे, ताकि बारिश की बौछार का पानी घरों के अंदर ना जा सके। दाना के अवयव जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा या खलियां जो लाएं, उनका रख रखाव इस तरीके से होना चाहिए कि उनमें फफूंद ना लगे, फंगस ना लगे। ये बरसात में ध्यान देने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी गोडाउन में, फीड गोडाउन में इनको रखें तो पटिए के ऊपर रखें और से बिल्कुल सूखा हुआ दाना या दाना अवयव खरीदें। इसी तरह एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है स्वच्छ साफ पानी उपलब्ध करा पाना। बारिश में अक्सर करके पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण जो पानी में है खनिज लवण और इनकी मात्रा कम हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तरह तरह के जो कीटाणु हैं जो बीमारी के कारक हैं, उनका स्तर पानी में बढ़ जाता है। क्लोरीनेशन पानी का करना, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर 5 ग्राम 1000 लीटर पानी में डाल के यदि उसको ओवरनाइट तक रखें और फिर वो पानी दूसरे दिन उपयोग करें तो उसमें ये देखा गया है कि वो कीटाणु रहित हो जाता है। तो इस तरह से स्वच्छ पानी देना चाहिए। फार्मलिन का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी इस समय में जबकि सीजन चेंज कर रहा हो, वेदर चेंज कर रहा हो, रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है वातावरण में। चूजे के बचाव के लिए हम लोग फार्मलिन का स्प्रे करते हैं। एक बार नहीं 2 बार स्प्रे करना होता है बरसात के समय में। यदि इन सभी चीज़ों का किसान भाई बरसात के मौसम में ध्यान रखते हैं तो मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बनाए रखा जा सकता है और उनसे अच्छी बढ़वाल ली जा सकती है और अच्छा उत्पादन पैदा किया जा सकता है। अभी अदरक की खेती के लिए अदरक की रोपाई किया जा रहा है। इससे पहले सबसे पहले खेत की जुताई ट्रैक्टर के माध्यम से 3 से 4 बार किया गया है। उसके बाद उसको समतलीकरण करके उसका दर बनाया गया। दर की दूरी 1 फीट बाई 1 फीट का है। इसमें जुताई के समय ही हम लोग है सो गोबर की खाद और चूना को मिक्स करके खेतों में छिड़काव किया गया है, ताकि चारों तरफ से खेत में गोबर की खाद जो है सो मिल जाए। और इसके बाद जो है सो अभी दर बना करके हम लोग NPK और बायोजाइम 2 खाद का जो है सो छिड़काव किया गया है। इसमें जो पोटास की मात्रा है वो पोटास जो है सो जड़ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद जो है सो अभी मिट्टी से हम लोग ढक देते हैं पूरी तरह से और इसके ऊपर पुआल से या पत्ता से मल्चिंग का काम किया जाता है। मल्चिंग इसलिए अनिवार्य होता है कि इसमें जो घास खरपतवार जो होता है उसको नियंत्रण करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही साथ ये जो मिट्टी होता है इसको बैठने नहीं देता है। एक्चुअली अगर हम लोग मल्चिंग ना करें ये अदरक में तो डायरेक्ट जब वर्षा की पानी इसमें पड़ता है तो पूरा मिट्टी बैठ जाता है और बैठने के कारण जो है सो ये जो जितना इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना इसका आगे ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मल्चिंग कर देने से मिट्टी बैठता नहीं है, मिट्टी काफ़ी हल्का रहता है, जिसके कारण चारों तरफ जड़ का विकास होता है। मल्चिंग के बाद इसमें जो भी अगर खरपतवार आते हैं तो उसको हम लोग निराई करके सभी घास फूस को निकाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें बरसात के दिनों में अभी जल जमाव पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा जल जमाव अगर खेतों में हो जाता है तो फंगस का बीमारी अदरक में काफ़ी अधिक लगता है।
तो जल जमाव ना हो इसका समुचित प्रबंध किया जाता है। नाली निकाल करके, नाली काट करके सारे पानी को बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ जो है सो इसमें हम लोग फंगस का इफेक्ट ना हो इसके लिए मैनकोजेब ग्रुप का होता है, वो उसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो है सो ये जो पीलापन वाला जो बीमारी है वो ना लगे। साथ ही साथ जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जन्मिशन के बाद हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर में जब पूरी तरह से जन्म जाता है, जन्मिशन आ जाता है, तो हम लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार से एक बैलेंस तरीका से खेती की काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। अदरक की वैज्ञानिक बुवाई हेतु इसमें और क्या क्या प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना है, इसकी जानकारी हेतु आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय वर्मा से। जो भी किसान भाई हमारे अदरक की खेती करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान भाई उस खेत में कम से कम अगर प्रति हेक्टेयर हम बात करेंगे तो उसमें कम से कम 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है। उसको बीज की बुवाई करने से पहले उसको अच्छी तरीके से खेत में उसको मिला ले। उसके बाद किसान भाई इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा की बात आती है कि खाद किस प्रकार से दे, रासायनिक खाद। तो उसके लिए 100 किलोग्राम आप जो डालेंगे नाइट्रोजन डालेंगे, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालेंगे। नाइट्रोजन को आप एक आधा डोज की मात्रा में शुरुआत में ही डालेंगे और फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा को डालेंगे और आधी मात्रा को आप 45 दिन जब हो जाएंगे उस समय फिर आप उसको कतार से कतार डालते जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो उपयुक्त किस्में पाई गई है अनुसंधान के द्वारा, तो उसमें अच्छे उत्पादन के लिए अगर हम अदरक की बात करते हैं तो सुप्रभा, सुरुचि और सुरभि, ये जो तीनों किस्में हैं ये काफ़ी अच्छी है और व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये कम से कम 250 से 300 क्विंटल करीब प्रति हेक्टेयर उत्पादन आता है। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें किसान भाई, तो प्रति हेक्टेयर हमको अगर बीज की आवश्यकता पड़ती है वो है आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये चीज़ को ध्यान रखें किसान भाई कि जब भी हम बीज को लगाएं तो उसका बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार करने से आगे जो होने वाले जो रोग हैं उससे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे खेत में भूमि जनित रोग हैं उसको भी रोका जा सकता है। तो इसके लिए फफूंदनाशक दवा जो कि आपका बाविस्टिन है, डाइथेन 45 है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैविक फफूंदनाशक दवा जो कि ट्राइकोडर्मा के नाम से भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं, आप उसको भी खरीद कर आप उसका उपचार करें। उपचार करने के बाद आप कम से कम उसको 5 मिनट तक उस घोल में डुबो के रखें, तो बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको छायादार स्थान में रखें ताकि उसमें नमी की मात्रा थोड़ा कम हो जाए। और उसके बाद किसान भाई आप सीधा उसको खेत में लगाएं। अभी हमारे लिए उपयुक्त समय है कि अगर जिसके पास सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध है तो जून के प्रथम सप्ताह में, और जिसके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो तो किसान भाई आप जून के अंतिम सप्ताह में जब मानसून आने लगता है उसकी समय आप अपना अदरक की बीज को तैयार करके और खेत में लगा सकते हैं। खेत में लगाने से पहले आप उसकी दूरी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसकी अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी उपज लाने के लिए उसकी दूरी का एक निश्चित दूरी में लगाना बहुत ही आवश्यक है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरे चारे हेतु ज्वार की खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।